सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत है, जिसके अंतर्गत हम जो कक्षा 10 की आरबीएसई की बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, इस बुक का अपने लगातार इस चैनल पर है वो अध्ययन कर रहे हैं। तो आज अपने इस बुक की यह चौथी क्लास है। इससे पहले अपने 3 क्लास है वो कर चुके हैं। और जिन साथियों ने जो पहले क्लास नहीं देखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो साथियों, खास करके जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम, जो ग्रुप ए और बी का जो सामान्य ज्ञान का जो पेपर रद्द हुआ है, वो साथी इन क्लासों को अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ से इस बुक से हूबहू क्वेश्चन है वो उठाए जाते हैं अक्सर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और वीडियो देखने से पहले आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर अवश्य करें। तो देखिए, आज अपने राणा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे साथियों। इससे पहले हम राणा सांगा और उनके बाद में रतन सिंह, विक्रमादित्य, इनके अपने इस वीडियो में से पहले जो वीडियो था उसमें पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं राणा उदय सिंह। तो साथियों, राणा उदय सिंह का जो कार्यकाल है, जिनका शासनकाल, तो 1537 से लेकर के 1572 ईस्वी तक इनका शासनकाल है वो राणा उदय सिंह का रहा था। तो इसमें राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। तो साथियों, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो भी लाइन होगी, महत्वपूर्ण लाइन होगी, जिसको नोट करना है उसको आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। और जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं आपको साथ में बता करके चलूँगा। तो इस लाइन में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पन्नादाय ने अपने पुत्र का बलिदान किया, उसका नाम क्या था? तो उसका चंदन है वो नाम था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पुराने पेपरों में। तो चंदन का इन्होंने बलिदान किया था और उदय सिंह को बचाया था। इसके बाद में नेक्स्ट अपने देखिए, उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उदय सिंह को किस किले में रखा गया था? तो कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था और बनवीर से बचाया गया था। यहीं मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि उदय सिंह का राज्याभिषेक है वो किस वर्ष हुआ? तो 1537 में हुआ था। और इनका कार्यकाल भी अपने ऊपर देख चुके हैं कि 1537 से लेकर के 1572 तक इनका कार्यकाल या शासनकाल है वो रहा था। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो उदय सिंह की राजधानी है वो उदयपुर था। और उदयपुर को कब बसाया था, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो 1559 ईस्वी में उदयपुर को उदय सिंह के द्वारा बसा करके राजधानी बनाई गई थी अपनी। यहाँ उसने उदय सागर झील तथा मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कब किया था अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण? 1567 में, अक्टूबर 1567 में। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक अपने 2 सेना नायकों को सौंप करके पहाड़ियों में चला गया। तो मैं आपको बता दूं कि अपने पीछे जो वीडियो किया था उसमें रतन सिंह के 2 सेनापति है वो पढ़े थे। और यहाँ पर देखिए, उदय सिंह के 2 सेनापति हैं, इनके नाम यहाँ पर आए हैं, जयमल और फत्ता। तो आप जिस शासक के जो सेनापति हैं उनको एक जगह आप नोट कर लें और उनको अच्छी तरह से याद रखें। अक्सर एग्जाम में शासक का नाम दे करके उनके सेनापति के नाम है वो पूछे जाते हैं, या फिर सेनापति के नाम दे करके और पूछा जाता है कि ये किस शासक के सेनापति थे। तो आप याद रखें, जो उदय सिंह के सेनापति हैं उनका नाम है जयमल और फत्ता। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, किले की रक्षा के दौरान जयमल व फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए थे। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर के आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार मूर्तियां हैं वो लगवाई हैं। तो अकबर ने किन सेनापति की जो मूर्तियां हैं वो आगरा के किले के बाहर लगवाई थी? तो आप याद रखें, जयमल और फत्ता की मूर्तियाँ लगवाई थी। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट बात करें तो महाराणा प्रताप के बारे में अपने पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, जो महाराणा प्रताप का जो शासनकाल है वो 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक है वो रहा है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हैं। अक्सर इनसे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना रहती है। तो इनका शासनकाल आप याद रखें, 1572 से लेकर के 1597 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। और इनके कई बार जन्म तारीख के बारे में भी पूछा गया है। तो देखिए, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। और
1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक इन्हें बना दिया गया था। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी है वो किसे बनाया था, तो जगमाल को उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी है वो बनाया था। मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया, प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प यानी संघर्ष को ही चुना था। इन्होंने अकबर की अधीनता है वो स्वीकार नहीं की थी। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा है वो उठाया था। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। नेक्स्ट देखिए साथियों, प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया था। यहाँ से साथियों क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम मेवाड़ का कौन सा शासक था जिसने भीलों को अपनी सेना में उच्च पद है वो दिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप ने। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ है वो स्थानांतरित कर लिया था। किनकी बात हो रही है? महाराणा प्रताप की यहाँ पर बात हो रही है। अकबर भी किसी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन है वो करना चाहता था, तो अतः उसने समझौते के प्रयास किए। 1572 ईस्वी में 1576 ईस्वी से यानी 1572 से लेकर के 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल, जिनमें थे जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये इन 4 शिष्टमंडल को के पास भेजा था, महाराणा प्रताप के पास में। कब भेजा था? 1572 से लेकर के 1576 ईस्वी के बीच में भेजा था। और इनको याद रखने की एक सामान्य सी ट्रिक है, जमा बट्टो। आपको याद रखना है जमा बट्टो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जमा बट्टो। इस ट्रिक को आप याद रखें, जमा बट्टो। तो इसमें जय से आ जाएगा जलाल खां, और माँ से आ जाएगा मान सिंह, और बह से आ जाएगा भगवंत दास, और टोडरमल से आ जाएगा टो से आ जाएगा टोडरमल। तो ये 4 शिष्टमंडल है वो अकबर ने महाराणा प्रताप के पास के भेजे थे अधीनता स्वीकार है वो करवाने के लिए। मगर महाराणा ने सीधे संधि करने में किसी भी प्रकार की रुचि है वो नहीं दिखाई थी, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा, और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व है वो सौंपा था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ अभियान का जो नेतृत्व है वो अकबर ने किस शासक को सौंपा था, तो आपको याद रखना है मान सिंह को सौंपा था। यहाँ से क्वेश्चन अभी जो हाल ही में पीछे एग्जाम हुए थे उनमें क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर ने मेवाड़ अभियान का जो नेतृत्व है वो किस शासक को सौंपा था, तो आपको याद रखना है मान सिंह को सौंपा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, 18 जून 1576 ईस्वी को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ। तो आपको याद रखना है कि खमनोर का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। कई बार इस जो युद्ध है इसके युद्ध की तारीख 17 जून भी कुछ बुक में दी हुई है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑप्शन में हो तो आप ये 18 जून कर सकते हैं क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। और यदि दो नज़दीकी तारीखें नहीं दी हुई तो आप 18 जून या फिर 17 जून जो भी दिया हो उसको कर सकते हैं। तो देखिए 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसे हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं, जो कि 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध आप याद रखें। खमनोर मैंने थोड़ी सी बताने में गलती कर दी, तो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसमें मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन था, तो आमेर के मान सिंह है वो मुख्य सेनापति थे। जबकि प्रताप की सेना के हरावल यानी जो कि अग्रिम दस्ता होता है, जो आगे की सेना होती है, उस सेना के भाग को हरावल है वो कहा जाता है। तो हरावल सेना जो कि प्रताप की सेना थी और उसका नेतृत्व है वो हकीम खां सूर है वो कर रहा था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको याद रखना है हकीम खां सूर। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों,
युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर जालाबिंदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रताप के जीवन को संकट में देख करके किस सेनापति या फिर किसने, वो प्रताप के सैनिक ने वो उनका रूप धारण किया था। तो जालाबिंदा ने रूप धारण किया था प्रताप का। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है पुराने पेपरों में, तो इस लाइन को आप नोट कर सकते हैं। जालाबिंदा ने प्रताप का मुकुट धारण करके उन्हें युद्धभूमि से दूर भेज दिया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। यानी जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो अनिर्णायक समाप्त हुआ था, किसी की विजय और किसी की हार है वो नहीं हुई थी। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध तथा जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। तो साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें कि इस युद्ध के बारे में किस शासक ने क्या कहा है, किस रचनाकार ने क्या कहा है। तो इसको आप इस तरह से याद रखें। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और बंदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध है वो कहा है। और ये तीनों ही फैक्ट पुराने पेपरों में बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से नोट कर लें। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए मुगलों को परेशान करने के लिए दावे मारना है वो शुरू कर दिया। इसके बाद में अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य पर चलते हैं। और एक मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो इस बुक में दिया हुआ नहीं है और पुराने पेपरों में पूछा हुआ है, स्कूल व्याख्याता का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2022 में अक्टूबर में, तो उसमें पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। तो आप याद रखें साथियों, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम है वो किक्का ये था। किक्का है वो महाराणा प्रताप को ही बचपन में कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है पुराने पेपरों में, तो आप याद रखें महाराणा प्रताप के बचपन का नाम किक्का। नेक्स्ट देखिए साथियों, 1576 से लेकर के 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु सफलता है वो नहीं मिली। साथियों एक बार फिर से आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इस प्रकार की क्लासें लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कम से कम अपने 2 साथियों को तो आप वीडियो अवश्य शेयर करें, ये आपका थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, महाराणा प्रताप ने पुत्र अमर सिंह ने, इसमें देखिए साथियों महाराणा प्रताप के पुत्र का क्या नाम है, अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी है वो बना लिया था। कब बनाया था? 1580 में बनाया था। इससे संपूर्ण घटना की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश है वो दिए थे। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है वो महाराणा प्रताप ने प्रस्तुत किया था उस समय। तो इसमें आगे देखिए, 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से परलोक है वो पहुंचा दिया था, यानी मार गिराया था। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यही कारण था कि कर्नल टॉड ने दिवेर को है वो मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है साथियों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें कि कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को क्या कहा है। काफ़ी पुराने पेपरों में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए साथियों, कर्नल टॉड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। अब अपने चलते हैं साथियों नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण पैराग्राफ की ओर। तो इसमें देखिए साथियों, 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान है वो नहीं भेज सका। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़ करके शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया। किन्होंने? महाराणा प्रताप ने। कब बनाया था? 1585 में, और 1597 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चावंड राजधानी है वो महाराणा प्रताप के समय कितने समय तक रही थी महाराणा प्रताप के दौरान। तो महाराणा प्रताप 1585 में बनाते हैं और 1597 में इनका निधन हो जाता है। तो 12 वर्ष तक रही थी। और यदि कुल पूछे तो वो भी अपने आगे पढ़ेंगे, कुल ये 1613 तक रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कुल जो इसका आ जाएगा 15 और 13 आप यानी 28 वर्ष तक है वो कुल चावंड राजधानी रही थी। और महाराणा प्रताप के समय पूछे तो 12 वर्ष रही थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि चावंड राजधानी है वो महाराणा प्रताप के समय कितने सालों तक रही थी।
19 जनवरी 1597 को प्रताप की है वो मृत्यु हो गई थी। तो चावंड के पास बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार है वो किया गया था। कहाँ किया गया था? बारडोली नामक गांव में महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। प्रताप के संबंध में कर्नल टॉड लिखते हैं कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर है वो मेवाड़ का मैराथन है। तो ये देख सकते हैं कि हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन है वो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं साथियों अपने राणा अमर सिंह। तो साथियों जो राणा अमर सिंह का जो कार्यकाल है वो आपके सामने है। 1597 से लेकर के 1620 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है वो रहा है। अमर सिंह ने 1597 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने थे। अमर सिंह महाराणा प्रताप के निधन के बाद में, और ये महाराणा प्रताप के पुत्र थे जो अपने मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा था। यानी 1613 के बाद में जो मेवाड़ अभियान का नेतृत्व है वो जहांगीर ने किसको सौंपा था? शहजादा खुर्रम या फिर शाहजहां, ये एक ही नाम है। उसने मेवाड़ में लूटपाट एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। तो इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अतः उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर लिया करके राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखें मुगल मेवाड़ संधि है वो कब हुई थी? फरवरी 1615 में हुई थी। इस फैक्ट को आप अच्छी तरह से याद रखें और नोट भी कर लें। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह को अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था और उसने स्वयं को राजकार्य से विरक्त कर लिया। जहांगीर के जीवन की यह सबसे बड़ी सफलता है वो मानी जाती है, क्योंकि अकबर है वो महाराणा प्रताप को नहीं झुका पाए थे और जहांगीर ने आखिरकार उनके महाराणा प्रताप के पुत्र के साथ ये संधि करके बहुत बड़ी सफलता है वो प्राप्त कर ली थी। तो इसके बाद में अपने साथियों पढ़ते हैं राणा राज सिंह के बारे में। तो साथियों राणा राज सिंह का जो कार्यकाल है वो आपके सामने है। 1652 से लेकर के 1680 तक इनका कार्यकाल है वो रहा था। तो देखिए साथियों, राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया। मुगल सेना कंगूरे व बुर्ज गिराकर लौट गई थी। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था, अतः महाराणा टाल मटोल है वो करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया था। तो साथियों इस लाइन को आप याद कर लें और नोट कर लें कि औरंगजेब ने किसको है वो 6,000 का मनसब या जात है वो दिया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने जो पढ़ रहे हैं राज सिंह को ये दिया था, अपने राज सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं। औरंगजेब ने उसे 6,000 जात एवं सवार का मनसब है वो प्रदान किया था। अपने राज सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये राज सिंह से संबंधित है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि औरंगजेब ने किसको 6,000 जातें सवार का मनसब प्रदान किया था, तो आप याद रखें महाराणा राज सिंह को प्रदान किया था। इसमें देखिए साथियों नेक्स्ट है अपने, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था से विवाह करके राज सिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न है वो कर दिया था। यानी औरंगजेब जिस कन्या से विवाह करना चाहते थे उस कन्या से महाराणा राज सिंह ने विवाह कर लिया था 1660 ईस्वी में, जिसके चलते औरंगजेब है वो नाराज हो गया था। इसके बाद में 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? 1679 में। और ये भी पूछा जा सकता है कि 1679 में जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया? तो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया।
मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया और 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ ही अपने चलते हैं साथियों। तो उसमें लिखा है, अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो आपका आंसर होना चाहिए गोमती नदी के पानी को रोक करके राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। और राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया, ये भी आपको याद रखना है। तो राजसमंद झील का निर्माण है वो राज सिंह ने करवाया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया। किन्होंने, राज सिंह ने। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप नोट कर लें। पूछा भी जा चुका है कि राज प्रशस्ति की भाषा कौन सी है, तो आपको याद रखना है संस्कृत भाषा है। और किसके द्वारा राज प्रशस्ति लिखी गई है, तो रणछोड़ भट्ट के द्वारा राज प्रशस्ति लिखी गई है। पुराने पेपरों में ये दोनों फैक्टर पूछे जा चुके हैं और यहाँ से अक्सर ये क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यह प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि जो राज प्रशस्ति है वो कितने संगमरमर के शिलाओं पर खुदी हुई है। तो 25 काले रंग के संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ये भी फैक्ट पूछा जा चुका है कि संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो ये राज प्रशस्ति है और जो कि रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, अब अपने बात करेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक है। तो साथियों, अपने जो मेवाड़ के जो शासक थे उनके बारे में अपने पढ़ चुके हैं और अब अपने पढ़ने जा रहे हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं उसके प्रतापी शासक, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, जिस प्रकार दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के गोहिलों का शासन मेवाड़ वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। राठौड़ की उत्पत्ति का विषय है वो विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर के भिन्न मत है वो प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है और जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वतमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना है वो लिखा है। कहाँ पर लिखा है, ये जोधपुर राज्य की ख्यात में लिखा है कि ये जो राठौड़ है मारवाड़ के, ये राजा विश्वतमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा हुए हैं। दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि दयालदास है वो मारवाड़ के राठौड़ों को किस वंश से संबंधित मानते हैं, तो सूर्यवंश से संबंधित मानते हैं। इन्हें ब्राह्मण बलराव की संतान बताया। नैणसी ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा है वो बताया है। और कर्नल टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना है। तो ये फैक्ट पुराने पेपरों में पूछे जा चुके हैं सूर्यवंशी से संबंधित। कर्नल जेम्स टोड भी मानते हैं और दयालदास भी इन्हें सूर्यवंशी से संबंधित मानते हैं। किनको, मारवाड़ के राठौड़ वंश को। इसके बाद में अपने साथियों नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है, इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी एक मत पर एक राय है वो नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो लाइन महत्वपूर्ण होगी उस लाइन पर अपने विशेष जोर दे करके मैं आपको बताऊंगा और आप नोट भी कर लेना। जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको अपने ज़्यादा समय नहीं देंगे ताकि आपका भी समय ज़ाया ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना बने। तो जो महत्वपूर्ण लाइन होगी वो उनको मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो देखिए साथियों, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष सिहा था, राव सिहा। तो इस लाइन को आप नोट कर लें, ये पूछी गई है पुराने पेपरों में। जोधपुर के राठौड़ों का आदि पुरुष किन्हें माना जाता है, तो राव सिहा को माना जाता है, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाया। कौन, राव सिहा। सिहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी मगर उसे व्यवस्थित है वो नहीं कर पाए थे। इसके बाद में अपने साथियों पढ़ते हैं रावचुंडा के बारे में। तो इनका शासनकाल भी आपके सामने है और रावचुंडा का शासनकाल साथियों है वो 1394 से लेकर के 1423 ईस्वी तक माना जाता है। अपने साहस और कूटनीति से रावचुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। किसने, रावचुंडा ने। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था। किसने बनाया था राठौड़ों की राजधानी मंडोर को, तो आपको याद रखना है रावचुंडा ने बनाया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, मंडोर पर अधिकार करने के बाद
इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया था। कौन? रावचुंडा। उसकी पत्नी चांद कंवर। तो ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। चांद कंवर किसकी पत्नी थी? तो रावचुंडा की पत्नी का नाम है वो चांद कंवर था। इन्होंने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण है वो करवाया गया था। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये चांद बावड़ी जोधपुर में भी स्थित है और एक चांद बावड़ी दौसा में भी स्थित है। तो आप याद रखें, ये जोधपुर से संबंधित है चांद कंवर, और उन्होंने जोधपुर में ही चांद बावड़ी का निर्माण है वो करवाया था। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हैं अपने महत्वपूर्ण शासक, एक बार फिर से राव रणमल। इनका शासनकाल साथियों आप देख रहे हैं 1427 से लेकर के 1438 ईस्वी तक इनका शासनकाल है वो रहा था। रणमल ने अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ है वो चला गया था। कौन? राव रणमल। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया था। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। ये बात अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जब हम ये पढ़ रहे थे राणा लाखा को, उसमें पढ़ा था। तो अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव है वो बढ़ गया था। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ के सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई थी। किसकी? रणमल की। 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ के कुछ सामंती शासकों ने वो रणमल की हत्या कर दी थी। इसके बाद में नेक्स्ट शासक है साथियों राव जोधा। राव जोधा का कार्यकाल अपने सामने है। 1438 से लेकर के 1489 ईस्वी तक है वो राव जोधा का कार्यकाल माना जाता है, और ये पुराने पेपरों में पूछा भी गया है। राव जोधा का कार्यकाल आप याद रखें 1438 से लेकर के 1489 तक है। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। किसके पुत्र थे राव जोधा? मारवाड़ के राव रणमल के पुत्र थे। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया और 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया था। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया। इस लाइन को आप याद कर लें अच्छे से, पुराने पेपरों में पूछी जा चुकी है कि जोधपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई। ये अभी हाल ही में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, मुख्य भर्ती परीक्षा जो हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन शायद एक विषय की बारे में पूछा गया था। तो 1459 में जोधपुर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। उसने अपनी राजधानी, किसने? राव जोधा ने अपनी राजधानी है वो जोधपुर को बनाया था। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टोक पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया था। तो आपको मैं बता दूं कि जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़िया टोक की पहाड़ी पर बना हुआ है। ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो आप याद रखें चिड़िया टोक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग है वो बनाया गया है, जिसे अपने मेहरानगढ़ कहते हैं। ये देखिए नाम भी यहाँ पर आ गया है। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी को की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा है वो प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप नोट कर लें कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक कौन है? तो आप याद रखें राव जोधा है वो। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जोधपुर के प्रथम प्रतापी शासक माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है साथियों ये, इसे अपने पूरा पढ़ेंगे। आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, ये आपसे मेरा छोटा सा निवेदन है। तो साथियों नेक्स्ट अपने शासक हैं राव मालदेव। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है और अक्सर इनके बारे में क्वेश्चन है वो पुराने पेपरों में पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में पूछे जाते रहेंगे। राजस्थान के इतिहास के ये महत्वपूर्ण शासक है। तो इनका कार्यकाल आपको याद रखना है 1531 से लेकर के 1562 तक राव मालदेव का कार्यकाल है वो माना जाता है। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गंगा था। किस समय? खानवा के युद्ध के समय जो राव मालदेव हैं इनके पिता है वो राव गंगा थे, जो कि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के शासक थे। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी राव मालदेव ने, और 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकंड की पुत्री उमादे से विवाह किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राव मालदेव की पत्नी का क्या नाम था? तो पुत्री
जो राव लूणकर्ण थे जैसलमेर के शासक, उनकी पुत्री उमादे है वो राव मालदेव की पत्नी थी, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। वैसे भी ये महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं कि रूठी रानी किसे कहा जाता है, तो उमादे को रूठी रानी है वो कहा जाता है, और ये राव मालदेव की पत्नी थी और जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री थी, जिन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट अपने चलते हैं साथियों, इस घटना का कारण यह था, यानी जो रूठी रानी से संबंधित जो घटना है वो किस प्रकार की घटना थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूणकर्ण, यानी ये ससुर या फिर ससुर आप बोल सकते हैं, और उमादे का पिता यानी दोनों ये एक ही व्यक्ति हैं। तो मालदेव के ये ससुर हो गए और उमादे के ये पिता हैं, कौन? राव लूणकर्ण। मालदेव की हत्या करवाना चाहता था, यानी अपने जवाई की ये हत्या करवाना चाहते थे राव लूणकर्ण। तो इससे संबंधित ये घटना है जिसका बारे में अपने पढ़ रहे हैं। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी, यानी राव लूणकर्ण की जो पत्नी थी उन्होंने ये सूचना है वो मालदेव को भिजवा दी थी कि आपका ससुर है वो आपको मारना चाहता है। तो इस घटना के बाद राव मालदेव और उमादे के संबंध है वो बिगड़ गए थे। ये तो एक तरह से स्वाभाविक था। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही, वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूठी रानी है वो राव मालदेव से रूठने के बाद में कहाँ पर रही थी, तो अजमेर के तारागढ़ में रही थी। और आपको बता दूं कि ये तारागढ़ है वो एक बूंदी में भी स्थित है और एक अजमेर में स्थित है, तो इसको आप याद रखें। जो रूठी रानी से संबंधित जो तारागढ़ है वो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं साथियों, मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर 1542 में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। विरमदेव व राव जेतसी शेरशाह की शरण में चले गए थे। 1539 और 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर के हुमायूं दर बदर भटक रहा था। तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा था, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। तो इसी को इन्होंने पहले ही भांपते हुए हुमायूं को सहायता के लिए अपना प्रस्ताव है वो भेजा था। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं साथियों इन्हीं के बारे में। तो देखिए साथियों, 1543 और 44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। कब? 1543-44 में। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों ने जेता और कुंपा, तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जेता और कुंपा किसके सेनापति थे? राव मालदेव के सेनापति थे। और जितने भी सेनापति हैं उनके नाम और उनके शासक के नाम आप एक जगह इकट्ठे करके लिख लें, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो मालदेव के सेनापति कौन थे? जेता और कुंपा थे। जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह ने युद्ध किया। तो ये भी क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछा गया है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में हुआ था, और मालदेव ने शेरशाह से ये युद्ध किया था। यदि आपको पूछे कि जो गिरी सुमेल का युद्ध है वो किन के बीच में हुआ था, तो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में वो मालदेव है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत है वो खो देता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें कि किस शासक ने ये कहा है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो शेरशाह सूरी ने ऐसा कहा है, और किस शासक से प्रभावित होकर के कहा है। यदि ऐसा पूछे तो आप याद रखें मालदेव से प्रभावित होकर के इन्होंने ऐसा कहा था। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोकरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया था। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई थी।